हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 10.3 इसका सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है इससे देखो, जो यहाँ पे पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो मतलब हमें वृत्तों के जोड़े खींचने हैं अलग अलग तरह से और हमें देखना है कि उनमें कितने कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, मतलब ऐसे बिंदु जो दोनों पे ही आते हैं, और अधिकतम ऐसे कितने बिंदु हमें मिल सकते हैं हमें ये भी बताना है। तो मान लीजिए आपने एक बड़ा वृत्त खींचा और उसके अंदर एक छोटा वृत्त खींच दिया, तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे वो एक भी नहीं है। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो इस वृत्त पे भी आए और इस वृत्त पे भी आए। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। ठीक है ना, यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसके अंदर एक छोटा सा वृत्त है, लेकिन ये यहाँ पर मिल रहे हैं इस बिंदु पे। ठीक है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। यहाँ पर देखो ये वृत्त है और ये इसके बाहर है, ये टच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु दोनों वृत्तों पे नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर भी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। ठीक है, इसी को अगर आप कुछ इस तरह से बनाओ, ठीक है, एक केस और बन सकता है कि अगर मान लो ये बाहर से इसको ऐसे टच करे, ठीक है, जस्ट टच करे, तो यहाँ पर भी बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। तो वो वाला केस भी बना लेना, ये वाला केस भी बना लेना। अगर आप ऐसे चिपकाते हो तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक होगी और इसके दूर बनाओगे तो शून्य। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा केस बनाएं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बिंदु है ये इस वृत्त पे भी है, इस वृत्त पे भी है, मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी तरह से यहाँ पर जो बिंदु है ये भी उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हुई? यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो गई 2। ठीक है, आप चाहो, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको यहाँ इधर, ठीक है, इस वाले वृत्त को इधर भी खिसका लो। मान लो अगर आप इधर खिसका के यहाँ रख देते हो तब भी यहाँ पे 1 2 उभयनिष्ठ बिंदु 2 हैं। इसको और आगे लाते हो तब भी 1 2, मतलब कि अगर ये ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं तो अधिकतम बिंदुओं की संख्या 2 ही होगी। कहीं से भी देख लो 2 से ज्यादा आपको अधिकतम बिंदु नहीं मिल रहे हैं वृत्त पे। ठीक है ना, अगर वृत्त अलग अलग त्रिज्या के हैं तो। ठीक, तो यहाँ पे अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु जो हमें मिले, ठीक है, वो क्या है? 2। 2 से ज्यादा हमें कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है अधिकतम बिंदु जो उभयनिष्ठ हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। ठीक है ना, जब तक वृत्त अलग अलग त्रिज्या के ना हो, क्योंकि अगर एक ही त्रिज्या का वृत्त होगा तो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे वो, तो हर बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जब अलग अलग त्रिज्याएं हो वृत्तों की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए कीजिए। मतलब हमें एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें कोई वृत्त दिया गया है, ये मान लो वृत्त है। अब हमें क्या करना है? हमें रचना करनी है और हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है, क्योंकि हमें इसका केंद्र नहीं पता। तो आपको याद रखना है कि जो किसी वृत्त का केंद्र होता है वो उसकी जीवाओं के लंब समद्विभाजक पे स्थित होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी 2 जीवाएं खींचूं, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको इसका केंद्र ज्ञात करना है और वो केंद्र नहीं पता तो आप इसकी पहले एक जीवा खींचो। मान लो ये मैंने एक जीवा खींच दी, ठीक है, ये मैंने इसकी एक जीवा खींच दी। आप एक और जीवा खींच लो इसकी ऐसे ही। ठीक है, एक जीवा ये खींची मैंने और मान लो कि एक जीवा मैं यहाँ नीचे से खींच लेता हूँ। ठीक है, एक जीवा मैंने ये खींच ली। ठीक, जीवा आप समझते हैं, परिधि पे 2 बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, तो ये जो मैंने जीवा खींची और ये जीवा खींची, अगर मैं इन दोनों जीवाओं को लंब समद्विभाजक खींच दूं तो जो इनके लंब समद्विभाजक हैं जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही इस वृत्त का केंद्र होगा। तो एक बात याद रखना, आपको क्या करना है? जीवाएं बना लेनी है कम से कम 2, इनका लंब समद्विभाजक खींचना है, इनका लंब समद्विभाजक जहां पर मिलेगा वही केंद्र होगा। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक खींचना आप लोग जानते हैं। आपको सिंपली क्या करना है भाई, आधे से ज्यादा दूरी लेके प्रकार लेना है। ठीक है, उसकी नोक यहाँ रखोगे, आधे से ज्यादा दूरी लेके एक यहाँ पर चाप लगा दोगे, एक इधर चाप लगा दोगे। अब मेरे पास प्रकार नहीं है तो मैं जस्ट हाथ से बना रहा हूँ, दूरी बदलनी नहीं है, फिर यहाँ रखना है, एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रकार नहीं है तो मैंने ऐसे रफली बना लिया, बट आप लोग प्रकार से बनाना।
ऐसे ही यहाँ पर ये जो जीवा है इसका भी लमसम द्विभाजक खींच लेना है। मतलब यहाँ प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप इधर एक चाप इधर, यानी एक ऊपर चाप मारा होगा एक नीचे, ऐसी फिर प्रकार की नोक यहाँ रख के एक इधर एक इधर, ठीक है ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इन्होंने जहाँ पर एक दूसरे को ऐसे देखो, अब ये वाला लमसम द्विभाजक और ये वाला लमसम द्विभाजक जहाँ पे काट रहे हैं यही वृत्त का केंद्र है। मान लो ये केंद्र क्या हो गया वो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम किस तरह से केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें रचना के पद भी लिखने होंगे, तो मैं यहाँ पे रचना के पद भी लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने रचना के पद लिख दिए हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद रखना है कि जो जीवा है उनको नाम दे रहा हूँ मैं। एक जीवा ए बी है, ठीक है, और दूसरी जीवा जो थी उसको मैंने बी सी बोल दिया। तो ए बी और बी सी जीवा है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, देखो वृत्त तो हमें दिया ही गया था, ठीक है ना। तो मैंने लिखा दिए गए वृत्त की दो जीवाएं ए बी व बी सी खींची, क्योंकि हमने सबसे पहले ये जीवाएं खींची थी इस वृत्त की। उसके बाद हमने क्या किया था, इनके लंब द्विभाजक खींचे थे। तो मैंने लिखा दोनों जीवाओं के लंब द्विभाजक खींचे, ठीक है। यहाँ पे दो की जगह आपको ज्यादा सही रहेगा, लिखो दोनों, ठीक है। दोनों जीवाओं के लंब द्विभाजक खींचे, ठीक है। तो हमने ये लंब द्विभाजक खींचा था। तो हमने जब ये लंब द्विभाजक खींचा तो क्या हुआ था, इन लंब द्विभाजकों ने एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किया था। तो इसके बाद मैंने लिखा इन दोनों लंब द्विभाजकों ने एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किया। और हमें पता है कि जीवाओं के लंब द्विभाजक जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं वही केंद्र होता है, इसीलिए मैंने लिखा है यही बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। तो इस तरह से हमें वृत्त का केंद्र ओ मिला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 क्या है। अब देखो जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें बोला गया यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब द्विभाजक पर स्थित हैं। क्या मतलब हुआ इसका, फिगर से ही ज़्यादा अच्छे समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो फिगर बनानी पड़ेगी पहले, देखो फिगर बना लेता हूँ फिर आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर मान लो अपने पास दो वृत्त हैं, ठीक है, मान लो ये पहला वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। अगर अपने पास ये दो वृत्त हैं, अब ये ऐसे दो वृत्त हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि ये दोनों दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक बिंदु ये रहा, इसको चलो मैंने ए बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। और एक बिंदु ये रहा, इसको मैंने बी बोल दिया। तो ये दोनों अलग अलग बिंदु ए और बी पे अगर प्रतिच्छेद करें तो जो इनकी उभयनिष्ठ जीवा होगी, उभयनिष्ठ जीवा मतलब ऐसी जीवा जो दोनों की जीवा हो। जीवा आप समझते हैं वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो अगर मैं ए और बी को ही मिला दूं तो देखो ए और बी इस वृत्त पर भी स्थित है, तो मतलब ए बी इस वृत्त के लिए भी जीवा है, और इस वृत्त पर भी ए और बी स्थित है, मतलब ए बी इस वृत्त के लिए भी जीवा है। दोनों वृत्तों के लिए जीवा है, मतलब ये उभयनिष्ठ जीवा हो गई ए बी। अब हमें ये दिखाना है कि जो इनके केंद्र होंगे, मान लो ठीक है ये पहला, ठीक है, पहले सर्कल का केंद्र है जिसे मैं बोल दे रहा हूँ मान लो इसको मैंने P बोल दिया, और ये दूसरे सर्कल का दूसरे वृत्त का केंद्र है, मान लो मैंने इसको Q बोल दिया। तो हमें ये दिखाना है कि जो इनके केंद्र होंगे ना वो इस जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। क्या मतलब कि जो इस जीवा का लंब समद्विभाजक होगा उसी पे केंद्र आता होगा। तो मैंने सिंपली इसको सिद्ध कैसे करूंगा, मैंने मान लिया कि भाई चलो P और Q को मिला दिया। अब अगर मैं ये सिद्ध कर पाऊं कि P Q को मिलाने से, मान लो यहां पर इसने M पे काटा, ठीक है, तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि AM और BM बराबर है, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि AM और BM बराबर है, तो पक्की बात है ये जीवा समद्विभाजित हो गई। समद्विभाजित करने वाला कौन है, PQ है ना, जहां से केंद्र मिल रहा है हमें। दूसरी बात, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये 90 डिग्री भी है, तो मतलब ये लंब भी हो गया, तो मतलब ये लंब भी है, इसको समद्विभाजित भी कर रहा है, मतलब लंब समद्विभाजक हो गया। तो हमें ये सिद्ध करना है बस कि भैया AM और MB बराबर है, यानी समद्विभाजित हो गई है, और ये कोण 90 है, यानी लंब भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम करेंगे कैसे, देखो पहली बात तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, क्योंकि ये हमारे काम आने वाला है, अभी ये बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं दिया है लिख लेता हूँ, सिद्ध है करना है लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी हमें दिया था और जो सिद्ध करना था मैंने लिख दिया। हमें क्या दिया था, दो वृत्त जिनके केंद्र P और Q हैं और AB इनकी उभयनिष्ठ जीवा है, तो मैंने वही लिखा है। हमें दिया है दो वृत्त जिनके केंद्र P व Q हैं तथा AB इनकी उभयनिष्ठ जीवा है, पहली बात। दूसरी बात क्या बताया गया था, मतलब क्या सिद्ध करने को बोला गया था कि जो इनके केंद्र हैं वो इस जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो केंद्र कहाँ पर स्थित है, PQ पर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो PQ है वो AB का
लंब समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है PQ AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम सिद्ध कैसे कर पाएंगे, तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप किसी तरह से इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दो इस त्रिभुज के, तो बाई CPCT इतना इतने के बराबर हो गया, मतलब समद्विभाजित हो गया ये, और बाई CPCT ये कोण इसके बराबर होगा, पूरा देख लो 180 आएगा दोनों को जोड़ के। अगर दोनों बराबर है तो 90-90 हो जाएंगे, 90 होते ये लंब हो गया और बराबर होते समद्विभाजित हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि डायरेक्ट हम इन छोटे वाले त्रिभुजों को सर्वांगसम कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पहले हमें जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसको इस बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करना होगा। जब इतना हो जाएगा तब हम छोटे वालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PAQ, त्रिभुज PAQ व त्रिभुज PBQ में, पहले इनको में देखते हैं कि इनको हम कैसे सर्वांगसम करेंगे। तो इनको सर्वांगसम करना आसान है। जो ये ऊपर वाला त्रिभुज है इसका PA, और जो ये वाला त्रिभुज है PBQ इसका PB बराबर है। क्यों? त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं देख लो चाहो तो आप। ठीक है, जो ये चीज है ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, जो ये है ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसी तरह से जो इसका, ठीक है, त्रिभुज PAQ में जो AQ है और त्रिभुज PBQ में जो BQ है ये भी बराबर होंगी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इस बार दोनों ही इस वाले वृत्त की त्रिज्या है, इस वाले वृत्त की ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, देख सकते हो आप। ठीक है, तीसरी बात क्या, PQ बराबर PQ, PQ तो दोनों में ही है। ठीक है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर PQ, ये तो दोनों में ही आ रहा है ना, PQ तो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ हो गया उभयनिष्ठ। ठीक है, अब जैसे ही ये दोनों बराबर हुए, मतलब ये तीनों चीजें हुई, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज PAQ सर्वांगसम हो गया किस त्रिभुज के, PBQ के। आप कहोगे इससे हमारा क्या फायदा, इससे हमारा फायदा है, अगर मैं इसको कोण 1 बोलूं और इस नीचे वाले को कोण 2 बोलूं, तो बाई CPCT कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, देख लो चाहे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे CPCT, ठीक है, CPCT से हो गया ये, आप देख सकते हो। जिसको ना समझ में नहीं आए कि ये संगत कैसे हैं, तो आप समझ सकते हो संगत भाग हम कैसे पहचानते हैं। इस त्रिभुज में देखो एक कहाँ बन रहा है, एक बन रहा है P के ऊपर, तो अगर इस त्रिभुज में एक P पे बन रहा है तो P पहला अक्षर है, तो उस त्रिभुज में देखो पहला अक्षर कौन है, P है। लेकिन नीचे वाले त्रिभुज में P पे कौन बन रहा है, P पे नीचे वाले त्रिभुज में 2 बन रहा है, तो मतलब 1 और 2 संगत भाग होंगे जो कि CPCT से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब जैसे 1 और 2 बराबर हुआ, अब छोटे वाले त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। अब 1 और 2 बराबर हो चुका है, देखो यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 बराबर हो चुका है, ये हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, सारा आपने उतार लिया होगा ये। ठीक है, इसके बाद वाला हिस्सा अब हम कहाँ करेंगे, ऊपर कर लेते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना याद रखना, 1 और 2 बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं, याद रखना। इसको मैं नहीं मिटा रहा अभी, इसको ऊपर रख देता हूँ क्योंकि हमारे भी काम आएगा ना। 1 और 2 हम बराबर रख चुके हैं, चलो इसको समीकरण 1 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ये हम बराबर कर चुके हैं 1 और 2। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, अब आप लिखो त्रिभुज PMA, त्रिभुज PMA व त्रिभुज PMB में अगर मैं इनको सर्वांगसम कर दूं हो जाएगा। अब ये सर्वांगसम हो जाएंगे कैसे, देखो यार, PMA और PMB में क्या खास बात है, खास बात पहली है कि PM तो दोनों के पास है, PM बराबर PM उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो उभयनिष्ठ, PM दोनों में है। दूसरी बात, ऊपर वाले त्रिभुज में कोण 1 और नीचे वाले त्रिभुज में कोण 2। मैं किन त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ एक बार हाईलाइट कर दूं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो। मैं इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ भाई अब। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो PM दोनों में है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी नीचे वाले त्रिभुज में भी। ऊपर वाले त्रिभुज का कोण 1, नीचे वाले त्रिभुज का कोण 2 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है ना, समीकरण 1 से भी लिख सकते हो, समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1,
1 और 2 बराबर है। ठीक है, तीसरी बात क्या, ऊपर वाला त्रिभुज का पी ए नीचे वाले त्रिभुज का पी भी बराबर है, एक ही वेद की त्रिज्याएं। ठीक है, जैसे ये बराबर हुआ हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी एम ए सर्वांगसम है त्रिभुज पी एम बी के। जैसे ही इतना हुआ हमारा काम बन गया। कैसे, देखो पहली बात तो हमें समद्विभाजक दिखाना था, उसके लिए एम ए और एम बी बराबर होने चाहिए थे। तो संगत भाग देखो, लास्ट के 2 अक्षर एम ए है तो उसके लास्ट के 2 अक्षर से क्या मिल रहा है, एम बी, यानी ये दोनों संगत भाग है। और संगत भाग बराबर होते हैं अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एम ए बराबर एम बी। ठीक है, सीपीसीटी से। तो मतलब जैसे ही एम ए और एम बी बराबर हुए तो पी क्यू ने इनके 2 बराबर टुकड़े तो कर दिए, मतलब समद्विभाजक तो हो गया। ठीक है, अब हमें लंब भी सिद्ध करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलो इसको मान लेते हैं कोण 3, इसको मान लेते हैं कोण 4। तो जरा देखो पी एम ए, ठीक है, देखो इसके एम पे 3 बन रहा है, नीचे वाले त्रिभुज के एम पे 4 बन रहा है। देखो इसके बीच वाला अक्षर एम है, इसका बीच वाला अक्षर एम है, तो यानी यहाँ पर एम पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे एम पे जो कोण बनेगा वो बराबर होंगे। तो पी एम ए यानी ऊपर वाले त्रिभुज में एम पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण 3, और नीचे वाले में एम पे कौन बन रहा है, 4, यानी ये बराबर होंगे सीपीसीटी से। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे सीपीसीटी से। जैसे ही 3 और 4 बराबर हुआ, हमें पता है 3 और 4 को जोड़ के तो भैया आ रहा है 180। ठीक है, और 3 और 4 बराबर भी हैं, कोण 3 और कोण 4 बराबर भी है। तो अगर ये कोण 3 और कोण 4 बराबर भी हैं तो किसी एक की जगह दूसरे को रख दो, यानी कोण 3 की जगह कोण 3 रहने दो, कोण 4 की जगह भी कोण 3 रख दो, बराबर लिख दो 180। कारण में लिख दो कि कोण 3 और कोण 4 बराबर थे, इसीलिए मैंने 4 की जगह भी 3 रख दिया। तो कोण 3 यानी 2 बार कोण 3 बराबर कितना, 180। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कोण 3 बराबर 180/2 यानी 90। ठीक है, इसको देखो समीकरण 2, इसको लिखो समीकरण 3। 2 व 3 को देखो, 2 में देख रहे हो तो ये दोनों टुकड़े बराबर हो गए। ठीक है ना, वो फिगर ऊपर चली गई है बट आपको दिख रहा होगा कि जो जीवा थी उसके दोनों टुकड़े बराबर हो गए। दूसरी बात, ये कोण 3 90 भी हो गया, मतलब वहां पे लंब भी हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 व 3 से पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है, लिख लेना। ठीक है, पी क्यू ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, समझा देता हूँ, यहाँ से देख लो हमने क्या किया, हमने ये दोनों टुकड़े जो हैं, ठीक है, हमने ये दोनों टुकड़े जो हैं ये वाला और ये वाला बराबर कर दिया। अब इसके टुकड़े किए किसने थे, इसने ही तो टुकड़े किए थे, और यहाँ पे इसको 90 भी साबित कर दिया। मतलब टुकड़े वाले करने वाला बंदा यहाँ पे 90 भी बना रहा है और बराबर टुकड़े भी कर रहा है, मतलब लंब भी है समद्विभाजक भी है, यानी लंब समद्विभाजक है, वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।